हेलो एंड वेलकम टू ऑल। पिछली क्लास में हमने इलास्टिक और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के बारे में बात किया कि इलास्टिक डिफॉर्मेशन जो है वो टेम्परेरी होता है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन परमानेंट होता है। इलास्टिक डिफॉर्मेशन जो है वो रिकवरेबल होता है, जितने देर तक हम लोड लगाए रहेंगे डिफॉर्मेशन भी उतनी ही देर तक होगा। जैसे ही हम लोड हटाएंगे डिफॉर्मेशन भी खत्म हो जाएगा, मतलब वर्कपीस या मटेरियल जो है अपने पुराने शेप में आ जाएगा, वो कहलाता है इलास्टिक। अगर पुराने शेप में ना आए लोड अप्लाइड करने की वजह से डिफॉर्मेशन जो हो रहा है उससे डिफॉर्मेशन जो है पुराने शेप में फिर डिफॉर्मेशन खत्म ना हो, परमानेंट डिफॉर्मेशन रह जाए, तो इसलिए उसको हम लोग प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहते हैं। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी की वजह से भी होता है। इलास्टिक और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं, मटेरियल की प्रॉपर्टी की वजह से भी इलास्टिक और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होते हैं। अब हम प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के फिनोमेना को समझने के लिए दो और मेथड्स हैं जिनके हेल्प से भी हम समझ सकते हैं कि प्लास्टिक डिफॉर्मेशन किसी भी मटेरियल में कैसे होता है। एक होता है स्लिप और दूसरा है ट्विनिंग। हम लोग डिफेक्ट में भी हमने स्लिप और ट्विनिंग के बारे में बात किया है। स्लिप जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में, जिसमें कि प्लेन जो है क्रिस्टल प्लेन्स जो होते हैं मटेरियल के, अगर हम यहाँ पे देखें तो नॉर्मल क्रिस्टल प्लेन जो है ये, अगर नॉर्मल क्रिस्टल प्लेन की बात करें तो ये सीधी लाइन में होगा, सीधी लाइन में नॉर्मल क्रिस्टल प्लेन होगा। ये है हमारा नॉर्मल क्रिस्टल प्लेन का एक सिंपल डायग्राम। नॉर्मल क्रिस्टल प्लेन है, लेकिन इसी में स्लिप अगर होने लगे, प्लेन जो है प्लेन ही स्लिप करने लगे, जैसे ये प्लेन जो है स्लिप करने लगे अपनी पोजीशन से, यहाँ से शिफ्ट होकर नीचे की तरफ थोड़ा सा आ जाए, ऐसे एक प्लेन दूसरे प्लेन पर स्लिप करने लगे। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें जो प्लेन देख रहे हैं प्लेन स्लिप कर रहे हैं। ये 111 प्लेन है, 111 ये स्लिप प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस प्लेन के एलोंग ये जो मटेरियल है इसका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो स्लिप कर रहा है। तो इससे ये एक डिफॉर्मेशन है या डिसलोकेशन कहते हैं कि इसमें मटेरियल के जो क्रिस्टल है उनका डिसलोकेशन हो रहा है, और डिसलोकेशन स्लिप की वजह से हो रहा है। तो इसी डिसलोकेशन से परमानेंट डिफॉर्मेशन हो रहा है जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कहा जाता है। तो इसमें हम कहते हैं कि व्हेन वन प्लेन इज स्लाइड ओवर द अदर प्लेन अलोंग ए डेफिनिट क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन, यहाँ पे डेफिनिट क्रिस्टलोग्राफिक प्लेन के अबाउट अगर वो स्लिप कर रहा है, अगर वो मूव कर रहा है, ठीक है, शियरिंग एक्शन की वजह से या शियर फोर्स, जब आप अगर इस पर शियर फोर्स अप्लाई करें और शियरिंग एक्शन की वजह से अपने प्लेन से डिस्प्लेस हो रहा है, तो वो उसी को कहते हैं हम लोग स्लिप। इसमें जो अप्लाइड फोर्स है वो उस लिमिट तक एक्सीड कर जाता है जब इसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होने शुरू हो जाती है या स्लिपिंग शुरू हो जाती है। जितने भी इंजीनियरिंग मटेरियल हैं जिसमें पॉलीक्रिस्टलाइन मटेरियल है उसमें स्लिप जो है वो अकर होता है। स्लिप के मेथड में, स्लिप फेनोमेना की बात करें तो इसमें 3 स्टेप होते हैं। पहला होता है जनरेशन ऑफ स्लिप, स्लिप जनरेट होता है, उसके बाद स्लिप मूव करेगा, या जनरेशन ऑफ डिसलोकेशन, एक्चुअली सही तरीके से इसको कहेंगे हम लोग जनरेशन ऑफ डिसलोकेशन, उसके बाद मूवमेंट ऑफ डिसलोकेशन एंड रीअरेंजमेंट ऑफ डिसलोकेशन। इसमें सबसे पहले डिसलोकेशन की शुरुआत होगी, उसके बाद वही डिसलोकेशन मूव करना शुरू करेगा। जब वो मूव करने लगेगा तो मूवमेंट जब कंप्लीट हो जाएगा तो जो फॉर्मेशन नया जो फॉर्म हुआ है मटेरियल के क्रिस्टल स्ट्रक्चर, उसी को हम लोग कहते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ डिसलोकेशन। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो फाइनली प्लास्टिकली डिफॉर्म्ड शेप का हो जाएगा। ये एक मेथड हो गया स्लिप का, ये बहुत ही कॉमन मेथड है पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर। नेक्स्ट ट्विनिंग। ट्विनिंग जो है इसमें क्या होता है कि ये एक इंटर कनेक्शन है टू क्रिस्टल के बीच में, जिसमें दोनों क्रिस्टल जो है एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। जैसे ऊपर वाले हिस्से की बात करें, नीचे वाले हिस्से की बात करें, ठीक है। तो ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है इसमें दोनों हिस्से के जिस प्लेन के अबाउट ट्विनिंग हो रही है या ट्विनिंग डायरेक्शन, उस प्लेन के अबाउट जो दो क्रिस्टल प्लेन्स हैं वो टिल्ट कर जाते हैं, उनमें ट्विनिंग हो जाती है। ये जो क्रिस्टल, ये जो प्लेन है ट्विनिंग डायरेक्शन के जो प्लेन है या ट्विनिंग प्लेन है, वो इस क्रिस्टल को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, और ये जो दोनों पार्ट्स हैं ये एक्चुअली एक दूसरे के मिरर इमेज के फॉर्म में होते हैं। तो हम लोग ट्विनिंग कहते हैं। ये भी एक प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का एक तरीका है, इसको हम लोग समझ सकते हैं।
अगर इस डायग्राम को देखें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक ट्विनिंग प्लेन है जिसके अबाउट इसकी ट्विनिंग हुई है इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर की, ऊपर वाले हिस्से की और नीचे वाले हिस्से की। ये जो बीच वाला हिस्सा आप देख रहे हैं यही है ट्विनिंग प्लेन जिसके अबाउट ट्विनिंग हुआ है। इसकी वजह से प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। ये भी एक प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का रीजन है जिसकी वजह से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हुआ है और इसका बेसिक फिनोमेना या फंडामेंटल मैकेनिज्म क्या है इस प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का ट्विनिंग। नेक्स्ट टर्म है स्ट्रेन हार्डनिंग। ये भी प्लास्टिक डिफॉर्मेशन से ही जुड़ा हुआ टर्म है। अगर स्ट्रेनिंग होती है मतलब लोड अप्लाई करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट पे लोड अप्लाई करें और लोड अप्लाई करने को से उस ऑब्जेक्ट के शेप साइज में चेंजेज हो रहे हैं और उसके डिफॉर्मेशन शेप साइज में चेंजेज मतलब डिफॉर्मेशन हो रहा है, तो उसके परमानेंट डिफॉर्मेशन की वजह से अगर वो मटेरियल हार्ड होता है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, हम कहते हैं कि मटेरियल जो है ये हार्ड हो गया है, उसको स्ट्रेन हार्डनिंग कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि स्ट्रेन हार्डनिंग जो है एक फिनोमेना है जिसमें कि एक डक्टाइल मटेरियल ज़्यादा हार्ड और स्ट्रांग होता है जब ये प्लास्टिकली डिफॉर्म करता है। जब हम उस पर लोड अप्लाई करते हैं, लोड अप्लाई करेंगे तो उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा और स्ट्रेन जो है एक सर्टेन लिमिट तक जब पहुंच जाएगा स्ट्रेस, तो उसमें परमानेंट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन शुरू हो जाएंगे। उसी को हम लोग कहते हैं स्ट्रेन हार्डनिंग। इसको वर्क हार्डनिंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें डिफॉर्मेशन की तो मेनली स्ट्रेन हार्डनिंग की बात करेंगे तो इसमें जो टेम्परेचर होता है वो उसके मेल्टिंग टेम्परेचर से कम रहता है, इसलिए इसको कोल्ड वर्किंग या कोल्ड वर्क हार्डनिंग भी कह सकते हैं। जनरली जो मोस्ट ऑफ द मेटल्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर हार्डन करते हैं और स्ट्रेन हार्डनिंग जो है इसकी डक्टिलिटी को रिड्यूस करता है और ब्रिटलनेस को बढ़ाता है। जब हम लोड अप्लाई करते हैं और मटेरियल में हार्डनिंग शुरू होती है, परमानेंट डिफॉर्मेशन की वजह से जो हार्डनिंग शुरू होती है ये उसके डक्टिलिटी को रिड्यूस करता है और ब्रिटलनेस को इंक्रीज करता है। अगर हम बात करें तो द प्रेजेंस ऑफ ग्रेन बाउंड्री जो है ये प्लास्टिक डिफॉर्मेशन से रिलेटेड है। ये फिनोमेना जो है स्ट्रेन हार्डनिंग कही जाती है या वर्क हार्डनिंग, इसको कोल्ड वर्किंग भी कहते हैं। इसमें आप किसी भी मटेरियल पे या वर्कपीस पे लोड अप्लाई करते हैं, लोड अप्लाई करने की प्रोसेस में डिसलोकेशन की वजह से परमानेंट डिफॉर्मेशन शुरू हो जाता है, मतलब डिसलोकेशन फॉर्म होंगे और वही डिसलोकेशन मूव करने लगते हैं। डिसलोकेशन मोबिलिटी उसको कहते हैं और उस डिसलोकेशन मोबिलिटी की वजह से डिसलोकेशन डेंसिटी भी इंक्रीज कर जाती है। डिसलोकेशन डेंसिटी को हम कह सकते हैं कि एक ही पॉइंट पे या एक ही हिस्से में नंबर ऑफ डेंसिटी अगर बढ़ जाए तो हम कहेंगे कि उसकी डिसलोकेशन डेंसिटी जो है इंक्रीज हो गई है और मटेरियल जो है स्ट्रेन्ड कंडीशन में है। इस कंडीशन में उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो भी इंक्रीज कर जाती है या हार्डनेस बढ़ जाती है, इसी को हम लोग स्ट्रेन हार्डनिंग कहते हैं। ठीक है, इसके कई सारे एप्लीकेशंस हैं। इसमें जैसे हम बात करें कि स्मॉल पीस ऑफ मेटल सच एज कॉपर ट्यूब, एल्युमिनियम, पेपर क्लिप, ये इनको मतलब मोड़ सकते हैं या फिर से उसको पुराने शेप साइज में ला सकते हैं इजीली, आसानी से, तो इससे उसकी स्ट्रेंथ जो है इंक्रीज कर जाती है। तो ये जो है इनकी स्ट्रेन हार्डनिंग से रिलेटेड है या वर्क हार्डनिंग प्रोसेस से रिलेटेड है। तो हम लोग इसके स्ट्रेन हार्डनिंग या वर्क, इसको हम मटेरियल की इलास्टिक और प्लास्टिक प्रॉपर्टी को हम लोग इस ग्राफ के हेल्प से भी समझ सकते हैं। इसको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कहते हैं डक्टाइल मटेरियल के लिए। इसमें जो डार्क लाइन से दिखाया गया ब्लैक कलर से, ये एक्चुअली कन्वेंशनल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, नॉमिनल स्ट्रेस डायग्राम जिसको कहते हैं। और जो डॉटेड लाइन से दिखाया गया है, ये जो ऊपर की तरफ ऊपर वाले हिस्से में आप देख रहे हैं, ये डॉटेड लाइन से जो शो किया गया है, ये वाली लाइन, इसको ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कहते हैं। ठीक है, इसमें चेंजिंग होता है, इसमें अलग अलग रीजन है, इसको अलग अलग हिस्से में बांटा गया है। ओ, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, ये अलग अलग पॉइंट्स हैं। तो ओ से लेके ए तक का जो हिस्सा है ये कहलाता है प्लास्टिक रीजन एज वेल एज, इसमें ये एक स्ट्रेट लाइन होता है। अगर इसमें इसका एंगल हम लोग फाइंड करेंगे टैन, अगर थीटा पता करना चाहें तो टैन थीटा हमेशा कांस्टेंट रहेगा ओ से लेके ए तक। इसका मतलब कि ओ से ए के बीच में मटेरियल जो है प्लास्टिक है, इसके साथ साथ
ओ से ए मटेरियल प्लास्टिक भी है और ये हुक्स लॉ को भी फॉलो कर रहा है। जैसे ही ए से ऊपर जाते हैं तो मटेरियल प्लास्टिक तो रहेगा लेकिन हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। फिर पॉइंट सी पे जाते हैं तो इसको अपर यील्ड पॉइंट कहते हैं। आप इसमें मटेरियल में डिफॉर्मेशन होने की टेंडेंसी या उसमें डिसलोकेशन वगैरह क्रिएट होने लगती है, जिससे डिफॉर्मेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पॉइंट डी में आते हैं तो इसको लोअर यील्ड पॉइंट कहते हैं, सी को अपर यील्ड पॉइंट कहते हैं। अगर हम सी और डी के बीच में देखें तो बिना बहुत ज़्यादा स्ट्रेन में चेंज हुए अचानक ही उसका स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है, इसीलिए इसको अपर यील्ड पॉइंट, इसको लोअर यील्ड पॉइंट कहते हैं। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो स्ट्रेस भी बढ़ता है और स्ट्रेन भी बढ़ता है। तो यहाँ से आगे की तरफ जब बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन शुरू हो गया है। अगर आप एक और डायग्राम देखें यहाँ पे, ये भी लगभग सिमिलर टाइप का डायग्राम है। तो जैसे ही हम लोग यील्ड पॉइंट से आगे की तरफ बढ़ते हैं, यील्ड पॉइंट से आगे की तरफ बढ़ते हैं तो इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन, इसमें जो है परमानेंट डिफॉर्मेशन होना शुरू हो गया है। ठीक है, उसके बाद हम अल्टीमेट स्ट्रेस के पास पहुंचते हैं लगभग, तो उसमें नेक फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। इसमें अंदर की तरफ नेक फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है और यही नेक जो है प्रोसीड करता रहता है, उसके ओवरऑल सरफेस में प्रोसीड कर जाता है, क्रैक होता है, फिर फ्रैक्चर हो जाता है। तो ये जो फिनोमेना है इसी को हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, किसमें कैसे इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, कैसे प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, और इन्हीं को अलग अलग पॉइंट के हेल्प से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। अगर इस डायग्राम में देखें तो यहाँ भी रिप्रेजेंट किया गया है, वही ओ से लेके ए तक ये इलास्टिक रीजन है, साथ में ये हुक्स लॉ को भी फॉलो करता है। ए से बी तक इलास्टिक तो है लेकिन ये हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। बी से सी जाते हैं तब उसमें डिफॉर्मेशन की टेंडेंसी शुरू हो जाती है। सी से डी आते हैं तो ये अपर यील्ड पॉइंट है, ये लोअर यील्ड पॉइंट है। यहाँ से ऊपर, यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो डी से ई जाते हैं। पॉइंट ई पे जो स्ट्रेस होता है उसको अल्टीमेट स्ट्रेस कहते हैं और उसके बाद फिर एफ आ जाता है, जिसको हम लोग रप्चर स्ट्रेंथ या यहाँ पे मटेरियल ब्रेक कर जाता है। नॉर्मल अगर एक्चुअल में देखेंगे, ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम देखेंगे तो ये यील्ड पॉइंट से ऊपर की तरफ मूव करता है, क्योंकि इसमें स्ट्रेन हार्डनिंग होती है, मटेरियल जो है ज़्यादा हार्ड होता जाता है, इसलिए इसका जो कर्व है ये इस तरह से बनता जाता है। इसी को ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कहते हैं। हम लोग समझ सकते हैं कि उनका बिहेवियर किस तरह का है। तो यही है। थैंक यू।